हेलो गाइस, जय श्री राम। आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में अपनों ने एडवांटेज ऑफ ऑडिट प्रोग्राम किए थे। अभी आज हम देखते हैं कि यार हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स दोनों होते हैं। अगर हर चीज़ के फ़ायदे हैं तो उसके थोड़े नुकसान भी हो सकते हैं। ऑडिट प्रोग्राम कौन बना के देता है सर? सीनियर ऑडिटर्स बना के देते हैं अपनी जूनियर टीम को। ऑडिट प्रोग्राम बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? सबको क्लियर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मिल जाए सर, टोटल पर्सपेक्टिव ऑफ वर्क मिल जाए, काम आप एबिलिटी के अकॉर्डिंग डिवाइड कर देते हैं। और जो ऑडिट प्रोग्राम है अगर आप उसको नहीं बनाएंगे तो ओवरलुक हो सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज, तो वो रिस्क कम करना भी ऑडिट प्रोग्राम बनाने का ऑब्जेक्टिव था। बाकी एडवांटेज थे बेटा, इससे आपके असिस्टेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो जाती है, काम को कंट्रोल करना प्रिंसिपल के लिए ईजी हो जाता है, गाइडेंस रहती है और ये एक एविडेंस है जो ऑडिटर को सेव करता है फ्रॉम द चार्ज ऑफ नेग्लिजेंस। अब आगे पढ़ते हैं बेटा कि ऑडिट प्रोग्राम बनाने के डिसएडवांटेज क्या है। देयर आर सम डिसएडवांटेज आर आल्सो देयर इन यूज ऑफ ऑडिट प्रोग्राम, बट उनमें से मोस्टली को आप रिमूव कर सकते हैं बाय टेकिंग सम कॉन्क्रीट स्टेप। लेकिन उसके लिए अपने को थोड़े से अच्छे कदम उठाने पड़ेंगे और थोड़े मजबूत कदम उठाने पड़ेंगे। सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या है कि कई बार आप ऑडिट प्रोग्राम बनाते टाइम कुछ एरियाज में एक्सप्लेनेशन कम रख देते हैं। जिन एरियाज में आपने एक्सप्लेनेशन कम रखी वहाँ पर क्लैरिटी प्रॉपर नहीं आएगी। तो ऑडिट प्रोग्राम बनाते टाइम किसी एरिया को तो आपने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, बट हो सकता है किसी खास एरिया को आपने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया। जिस एरिया को आपने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया वहाँ पे आपका वर्क क्या बन जाएगा? मशीन लाइक बन जाएगा। असिस्टेंट को समझ में नहीं आएगा कि वो जो काम कर रहे हैं उसके पीछे हिडन लॉजिक क्या है, उसके पीछे का रियल पर्पज क्या है। उसके बिना वो उस काम को लाइक अ मशीन करेंगे। इससे जो असिस्टेंट है उनको क्लैरिटी नहीं है कि वो जो काम कर रहे हैं उसका बेनिफिट क्या होने वाला है, और उससे वो मशीन लाइक वर्क हो जाएगा। पर्टिकुलर पार्ट्स ऑफ द ऑडिट प्रोग्राम में बी कैरिड आउट विदाउट अन्नी अंडरस्टैंडिंग, और वो बहुत सारा काम करेंगे और उनको अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होगी कि किस ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए, या उनको होल ऑडिट स्कीम की नॉलेज ही नहीं होगी। तो बेटा आपका ऑडिट प्रोग्राम जो है वो कई बार वर्क को मैकेनिकल बना देता है, मशीन लाइक बना देता है। when the explanation is short, when the explanation is not properly given and the assistant is doing work without any understanding of the object of that part which he is doing। सेकेंड डिसएडवांटेज रहता है कि कई बार ओल्ड ऑडिट प्रोग्राम जो होता है बेटा वो सीनियर्स जो है बेटा आगे बढ़ा देते हैं, या फिर वो नया सिचुएशन कई बार समझ नहीं पाते हैं, या कई बार सीनियर्स खुद ऑडिट पे नहीं जा पा रहे होते, या इतना टाइम नहीं लगा पा रहे ऑडिट में अगर वो जा भी रहे हैं, तो इससे उनको नए एरियाज का पता नहीं होता। तो ऑडिट प्रोग्राम कई बार आउटडेटेड, ऑब्सोलीट, रिजिड, इनफ्लेक्सिबल हो जाता है। और वहाँ पर बेटा बिजनेस में चेंज इन ऑपरेशन, जबकि जो क्लाइंट का बिजनेस है वो चेंज हो चुका, वहाँ की ओनरशिप चेंज हो चुकी, लेकिन सीनियर्स की नॉलेज वही पुराने वाली रही है। तो यहाँ पे कई बार ओल्ड इज गोल्ड का रूल लगाना महंगा पड़ गया। तो हर चीज़ के फायदे नुकसान दोनों है। सीनियर्स का एक्सपीरियंस तो मिल रहा है हमें जब ऑडिट प्रोग्राम बना रहे हैं, लेकिन अगर आपने ऑडिट प्रोग्राम बनाते टाइम जूनियर्स से डिस्कशन तो किया नहीं और सीधा खुद ही ऑडिट प्रोग्राम बना के बैठ गए सीनियर्स, तो वहां पर हो सकता है कि ओल्ड जो प्रैक्टिसेज है, ओल्ड एटीट्यूड है, वो बेटा नए एरियाज को ओवरलुक करवा दे। और क्लाइंट का स्टाफ चेंज हुआ है, इंटरनल कंट्रोल चेंज हुआ है, जिससे ऑडिट प्रोग्राम को बदलना जरूरी था, प्रिकॉशंस जरूरी थी, और ओरिजिनली जो प्रोग्राम था बेटा उसको चेंज करना जरूरी था। बट हो सकता है इनके असिस्टेंट को छूट नहीं है, इनके असिस्टेंट को बेटा इतनी इन्होंने फ्रीडम नहीं दी कि वो अपने सीनियर के बनाए हुए ऑडिट प्रोग्राम को चेंज कर सके। तो पहला डिसएडवांटेज नैरो एक्सप्लेनेशन की वजह से मैकेनिकल वर्क हो गया। सेकंड आपका जो डिसएडवांटेज है वो वर्क बेटा आउटडेटेड, रिजिड, ओल्ड हो गया, और इन्होंने अपने ऑडिट प्रोग्राम को अपडेट नहीं किया एज इट वाज रिक्वायर्ड ऑन द टाइमली बेसिस। थर्ड बेटा दो टाइप का असिस्टेंट हो सकता है, एक इनएफिशिएंट और एक बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट। दोनों इसका नाजायज फ़ायदा उठा सकते हैं, झेल सकते हैं। इनएफिशिएंट असिस्टेंट तो नाजायज फ़ायदा उठा लेगा, वो शेल्टर ले लेगा, यानी कि वो इसके पीछे छिप जाएगा और कहेगा ऑडिट प्रोग्राम में जितना काम दिया था मैंने कर दिया, और भी तो बहुत सारी अनयूजुअल चीज़ें उसको देखनी चाहिए थी अपने आप से, वो उसने देखी नहीं। जब हमने उस इनएफिशिएंट असिस्टेंट को कुछ कहा तो उसने कहा सर आपने जो कहा था कर दिया, आप क्यों गुस्सा आ रहे हो मेरे ऊपर। तो वो शेल्टर ले गया इस ऑडिट प्रोग्राम के पीछे, और वो अपने आप को डिफेंड कर गया अपनी डेफिशिएंसी को, ये कह के जी मेरे को तो जो कहा गया मैं वही करूंगा ना जी, अभी तो मैं बच्चा हूँ, अभी इंटर पास करके आया हूँ, मुझे क्या पता। तो इस तरीके से बेटा ऑडिट प्रोग्राम कई बार इनएफिशिएंट असिस्टेंट्स के लिए बेटा वरदान साबित हो जाता है, जिससे कि वो
अनयूजुअल फ्लक्चुएशन या जो अपना दिमाग लगाना होता है, अपना एनालिटिकल माइंड यूज करना होता है, वो जानबूझ के यूज नहीं करते और इससे हमारी ऑडिट इनइफेक्टिव हो जाती है और सिर्फ फॉर्मेलिटी के नाम की ऑडिट हुई है। हार्ड एंड फास्ट ऑडिट प्रोग्राम बना दिया हमने, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड बना दिया, बहुत ज़्यादा उसमें हमने इतने ज़्यादा उसमें इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि उसको फॉलो करते करते स्टाफ थक जाए। इससे बेटा फॉर्मेलिटी में ही सारा एफिशिएंट स्टाफ का टाइम बीत जाएगा और इससे एंटरप्राइज लेवल के जो असिस्टेंट होते हैं, यानी कि जिनका दिमाग एंटरप्रेन्योर टाइप का होता है, वो बेटा काम जो सीनियर्स ने दिया बस वो ही करते रह जाएंगे और वो अपनी तरफ से जो ढूंढ सकते थे वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने ऑडिट प्रोग्राम में उन्हें फ्री डेज या ब्रेक नहीं दिए। तो ये 4 डिसएडवांटेज है बेटा। एक तो मैकेनिकल हो जाता है वर्क ऑडिट प्रोग्राम से, अगर उसमें एक्सप्लेनेशन कम हो, क्योंकि प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कई बार। एक बेटा ओल्ड, रिजिड, इनफ्लेक्सिबल हो जाता है, क्योंकि सीनियर्स की नॉलेज कई बार उतनी अपडेटेड या उतनी टेक्नोलॉजिकल इश्यूज को लेकर नहीं होती जितनी जूनियर्स को होती है, और जूनियर से आपने कंसल्ट किया नहीं। इनएफिशिएंट असिस्टेंट बेटा शेल्टर ले गया। और हार्ड और फास्ट ऑडिट प्रोग्राम बना दोगे, अगर आप बहुत ज़्यादा डिटेल्ड बना दोगे तो फिर बेटा एफिशिएंट या एंटरप्राइज लेवल के जो असिस्टेंट है वो बेटा बिना ब्रेक के काम करेंगे, तो उनको बहुत दिक्कत आएगी। तो अगर आप छोटा ऑडिट प्रोग्राम बनाएंगे तो जो काम नहीं करते उनको फायदा हो जाएगा, बड़ा बना देंगे तो फिर जो काम करते हैं बेटा वो फंस के रह जाएंगे। इन डिसएडवांटेज को हालांकि बड़े आसानी से ओवरकम किया जा सकता है, यस किया जा सकता है। 4 तरीके इन्होंने बताए हैं। सबसे पहला तरीका क्या है? इमेजिनेटिव सुपरविजन। क्या होता है बेटा इमेजिनेटिव सुपरविजन? आप अपने जूनियर्स को एनकरेज कीजिए कि वो अपना माइंड ओपन रखे, आकाश जितना अपना दिमाग रखे, अपने जो माइंड के अंदर चल रहा है उसको एक बार चलने दे। आप अपने असिस्टेंट्स को एनकरेज करें कि वो खुद सोचे कि काम को कैसे करना है, और आप भी जब उनकी सुपरविजन करो तो इमेजिनेटिव सुपरविजन करो, यानी कि जैसे जूनियर ने अपने जूनियर का इमेजिनेटिव सुपरविजन करना है, ऐसे आपने भी करना है। आप अपने आप को रख के देखो अपने असिस्टेंट की जगह कि जब हम उनको ये काम देंगे तो उनको क्या डिफिकल्टी आ सकती है, किस इंटरवल पे डिफिकल्टी आ सकती है। और आप एक बार ऑडिट प्रोग्राम देने के बाद ऐसा नहीं कि अब उसको भूल ही गए, अब आप उसको बार बार सुपरवाइज भी करो, टाइमली सुपरवाइज करो। तो अगर आप टाइमली सुपरवाइज करोगे तो आपको अपने जूनियर से बातचीत करने का मौका मिलेगा। इससे जूनियर्स को जो प्रॉब्लम आ रही है वो टाइमली रिजॉल्व हो जाएगी। इससे आपका ऑडिट प्रोग्राम बेटा मैकेनिकल नहीं बनेगा, उनके डाउट रिजॉल्व हो जाएंगे। इससे वो रिजिड नहीं होगा, अपडेट भी हो जाएगा, क्योंकि जूनियर्स बताएंगे सर इसमें ये प्रॉब्लम है जो हमारे ऑडिट प्रोग्राम में कवर्ड नहीं है, इस ऑडिट में हमें ये इश्यूज अराइज हो रहे हैं जो हमें ऑडिट प्रोग्राम में दिखाई नहीं देते, कैसे रिजोल्व किया जाए इनको। ठीक है ना बेटा, कोई भी बुक चाहे कितनी अच्छी हो, सारी समस्याओं का सोल्यूशन नहीं होती। ऐसे ऑडिट प्रोग्राम में भी बहुत सारी कमियां होती है जिनको इमेजिनेटिव सुपरविजन से अपने आप को एम्प्लॉय की जगह या असिस्टेंट की जगह रख के सोल्व किया जा सकता है। एक आपको रिसेप्टिव एटीट्यूड रखना चाहिए, यानी कि अगर आपके एम्प्लॉई कोई आपको सुझाव दे रहे हैं तो आपको अपने एम्प्लॉयज़ के सुझाव को मानना चाहिए। आपको अपने एम्प्लॉयज़, अपने असिस्टेंट्स, अपने जूनियर्स की बात सुननी चाहिए। आपको रिसेप्टिव एटीट्यूड रखना चाहिए और अपने असिस्टेंट्स को एनकरेज करना चाहिए कि यार तुम किसी भी अनयूजुअल मैटर को अगर देखते हो तो उसको इग्नोर मत करो, बल्कि हमारी नोटिस में लेकर आओ। हर चीज़ को ऑब्जेक्टिवली बेटा आप ऑब्जर्व करो, और जो भी अच्छे और सिग्निफिकेंट मैटर्स हैं, जो भी आपको लगता है कि ये क्रूशियल मैटर्स है, वो हमारी नॉलेज में लेकर आओ। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग नंबर 5। इसमें बताया गया कि आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पर हैं और कंडक्ट कर रहे हैं ऑडिट ऑफ कंपनी। ये रोहित भाई है वो बंदा जो कि ट्रेनिंग पे गया हुआ है, असिस्टेंट है, और एक ऐसी एंटिटी की ऑडिट कर रहा है जो पेंट बनाती है। उसको हमने ऑडिट प्रोग्राम बना के दे दिया सेल्स का, जिसमें बहुत सारे आइटम चेक करने थे, इनवॉइसेज, रेट लिस्ट, पोस्टिंग इन द डेटर अकाउंट, और फिर उनको ई वे बिल से भी उसको चेक करना था, क्रॉस वेरीफाई करना था। उसने देखा कि बहुत सारे ई वेल कैंसिल हुए हैं 24 घंटे के अंदर अंदर, और स्पेशली मंथ ऑफ मार्च, आपको पता ही मार्च के मंथ में बहुत गड़बड़ करती है कॉर्पोरेट्स, और देर इज ईयर एंड एडजस्टमेंट होगी ना, ये देर इज नो ईयर एंड के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन देर इज नो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन इन द ऑडिट प्रोग्राम। अब ऑडिट प्रोग्राम की कमी थी कि उसमें इसके ऊपर कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन नहीं थी, या फिर हो सकता है कि सीनियर्स को नहीं ध्यान रहा। अच्छा, जूनियर ने भी क्या किया, मम का मतलब उसने इस मैटर को बिल्कुल भी रिजॉल्व नहीं किया, इसने इस मैटर को अपने सीनियर की नोटिस में नहीं लेके आए। तो क्या रोहित का ये एटीट्यूड प्रॉपर है? बिल्कुल भी प्रॉपर नहीं है।
आपको अपने जूनियर्स को समझाना चाहिए, अपने असिस्टेंट को समझाना चाहिए कि वो ओपन माइंड रखे, वो सिग्निफिकेंट मैटर नोटिस में लेकर आए, आप भी उनको सुपरवाइज करते रहें, रिसेप्टिव एटीट्यूड रखें। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका ऑडिट एक बहुत बड़ी फेलियर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए आपको अपने जूनियर्स को गाइड करना चाहिए था और उनको समझाना चाहिए कि आज जो तुमने किया ये बहुत गलत है। अगर तुम्हें कुछ भी अनयूजुअल मिले तो तुम्हें उसको इग्नोर थोड़ी करना होता है, तुम्हें उसको नोटिस में लेके आना होता है। आप उनको फ्रीडम दीजिए, चाहे फुल फ्रीडम मत दीजिए बट रिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम दीजिए कि अगर आपको कोई भी ऐसा मैटर लगे जो कि सिग्निफिकेंट है तो ब्रिंग इनटू द नोटिस ऑफ हिज सीनियर और द पार्टनर्स और द प्रोप्राइटर ऑफ द फर्म इंगेज्ड फॉर डूइंग द ऑडिट। और अगर कुछ इरेलीवेंट लगे तो आप उसे ड्रॉप भी कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि कुछ सीनियर्स हमारे डालना भूल गए ऑडिट प्रोग्राम में तो आपको उसको रेलिवेंट लग रहा है तो फिर आपको उसको ऑडिट करना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि मैं क्यों उसको ऑडिट करूं या आपको डर लग रहा है कि मैं सही कर रहा हूं गलत कर रहा हूं, तो आप अपने सीनियर से कंसल्ट तो एटलीस्ट कर ही सकते थे ना। मम रखना क्या तरीका है। फिर यहाँ पे एक सैम्पल ऑडिट प्रोग्राम गिवन है आपको, जैसे एक इंडस्ट्री का नाम लिख दिया, फाइनेंशियल ईयर प्रिपेयर्ड बाय सीनियर 1, रिव्यूड बाय सीनियर 2 एंड अप्रूव्ड बाय सीनियर नंबर 3। और उसमें हमने बांट दिया सेल्स के लिए है तो सेल्स के इनवॉइस को आप उसकी सेल्स बिल की कॉपी से, सेल्स इनवॉइस बुक की कॉपी से चेक करेंगे। और सेल्स की बेटा एंट्रीज को आप बुक्स ऑफ अकाउंट में भी चेक करेंगे। सेल्स की इनवॉइस बुक होगी बेटा ये आपकी जनरल एंट्रीज हो गई। फिर आप सेल्स की इनवॉइस को ईवी बिल से क्रॉस वेरीफाई करेंगे। फिर आप सेल्स के बिल को स्टॉक के रिकॉर्ड से भी वेरीफाई करेंगे क्योंकि स्टॉक कम हुआ होगा ना सेल्स से। और फिर आप सेल्स के बिल को बेटा डेटर्स के अकाउंट से भी कंपेयर करेंगे। तो इस तरीके से क्रॉस वेरीफाई करने के बहुत सारे मेथड बता रखे हैं जिससे सेल्स से अच्छे से वेरीफाई हो जाए। तो सेल्स को हमने सेल्स इनवॉइस बुक से, अकाउंट बुक से और ईवे बिल से, और हमने उसको स्टॉक रिकॉर्ड से, और हमने उसको एक्सटर्नल कंफर्मेशन बाय डेटर से वेरीफाई कर लिया। इतने जगह से वेरीफाई करने के बाद अब काफ़ी कोरोबोरेट हो जाएगा। तो अब ये जिम्मेदारी इस भाई की है, ये जिम्मेदारी इन भाइयों की है। इस तरीके से काम को वेल डिजाइन करके देना, वेल डिफाइन करके देना, क्लियरली डिवाइड करके देना, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑडिट प्रोग्राम। तो बने रहिए हमारे साथ। जय श्री राम।